हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। आज के इस वीडियो में हम क्लास सेवेंथ का जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी है उसको यहाँ पे समराइज वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि अपकमिंग एग्जामिनेशन बीपीएससी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। कुछ चैप्टर मैंने हटा दिया जो मुझे लगा कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम इस पूरे समरी को एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से समझेंगे और उस हिसाब से इसको करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। यहाँ पे जो क्रस्ट है, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है वो क्रस्ट होता है, और वो 35 किलोमीटर का जो है वो रेंज होता है जहाँ पे क्रस्ट पाया जाता है। क्रस्ट में भी दो तरह के क्रस्ट होते हैं, एक होते हैं कंटिनेंटल मास, एक होता है ओशियानिक फ्लोर। तो जो कंटिनेंट वाला होता है वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है और इसका जो विथ है वो 35 किलोमीटर का होता है, लेकिन जो ओशियानिक होता है उसका जो विथ है वो 5 किलोमीटर का ही होता है। तो जो ओशियानिक है, ठीक है, उसका 5 किलोमीटर वो चौड़ा होता है, और कंटिनेंटल थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है, दैट इज़ 35 किलोमीटर। तो इसमें भी जो कंटिनेंटल मास है वो यहाँ पे सियाल इसको बोला जाता है, क्योंकि ये सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंटल मास होता है जो कि क्रस्ट का एक पार्ट है 35 किलोमीटर वाला, वो उसमें सियाल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम। और जो ओशियानिक मास है वो यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। तो ध्यान देंगे कि जो एल्युमिनियम वाला है ये कॉन्टिनेंटल मास हो जाएगा और जो मैग्नीशियम वाला है ये ओशियानिक मास हो जाएगा। क्रस्ट के बाद जो नेक्स्ट लेयर ऑफ अर्थ है वो मेंटल होता है। वो अप टू 2900 किलोमीटर डेप्थ तक पाया जाता है। तो अर्थ को अगर हम देखें ऊपर से, तो 35 किलोमीटर जो हो गया क्रस्ट। उसके नीचे 2900 किलोमीटर जो हो गया वो हो गया आपका मेंटल। और जो सबसे नीचे का जो परत होता है उसको कोर बोलते हैं, जो कि 3500 किलोमीटर रेडियस तक पाया जाता है। और इसमें जो है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे निकेल और आयरन होता है, दैट इज़ नाइफ। ओके, तो उसको हम निकेल एंड आयरन बोलते हैं और ये कोर का पार्ट होता है। ऑलराइट, अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ में 1% जो है वो होता है क्रस्ट, 84% जो होता है वो मेंटल सबसे ज़्यादा, एंड 15% जो होता है वो होता है कोर। ओके, तो ये जो है वॉल्यूम ऑफ अर्थ के हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो जो इग्नियस रॉक है ये मोल्टेन मैग्मा, अगर जो है वो धीरे धीरे कूल डाउन होता है तो इग्नियस रॉक बनाता है। तो जो भी वोल्केनो से जो मोल्टेन मैग्मा होता है जिसको हम लावा भी बोलते हैं, वो धीरे धीरे कूल हो जाता है, उसको जो है इग्नियस रॉक वो बना देता है। इसको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे मेन रॉक होता है। और इग्नियस में भी दो यहाँ पे डिवीज़न होता है, जैसे एक एक्सट्रूसिव होता है, एक इंट्रूसिव होता है। तो इंट्रूसिव का एग्जांपल हम देख लेंगे, जैसे ग्रेनाइट वगैरह जो हो गया वो हो गया इंट्रूसिव, और जो एक्सट्रूसिव है वो हो गया बसाल्ट, ठीक है। अब हम सेकंड इम्पॉर्टेंट रॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि सेडिमेंट्री है। तो इसमें जो भी फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक में होता है, जैसे सैंडस्टोन वगैरह, तो ये सब सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल है। सैंडस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री का एग्जांपल है। ओके, ठीक है। फिर मेटामॉर्फिक देखेंगे। मेटामॉर्फिक जो होता है वो यहाँ पे सेडिमेंट्री को प्रोसेस किया जाता है, मेटामॉर्फोसिस्ट हो जाता है, जैसे क्ले वगैरह स्लेट में बन जाए, ये लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में बन जाए। तो सेडिमेंट्री को कंप्रेस करके उस तरह से जो है क्या बोलते हैं, इग्नियस को कंप्रेस करके जो है उसको हम बना सकते हैं मेटामॉर्फिक। मतलब ये जो है प्रोसेस किया जाता है, एंड दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट बिकम्स मेटामॉर्फिक। उसके बाद चैप्टर 3 हम देखेंगे आवर चेंजिंग अर्थ। तो इसमें अर्थ वेव, जो अर्थ क्वेक्स होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि कितने तरह के अर्थ क्वेक्स होते हैं। तो सबसे पहले तो बॉडी वेव्स हम देखेंगे। बॉडी वेव्स जो होता है वो प्राइमरी वेव होता है और सेकेंडरी वेव होता है, जिसको हम बॉडी वेव्स बोलते हैं। ये दोनों बॉडी वेव्स है। और जो सेकेंड कैटेगरी होता है वो होता है सरफेस वेव का। तो अगर अर्थक्वेक के वेव को हम दो भागों में बांटें तो सबसे पहला होता है बॉडी वेव्स और दूसरा होता है सरफेस वेव। बॉडी वेव में प्राइमरी वेव आ जाएगा और सेकेंडरी वेव आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम प्राइमरी वेव के बारे में देखेंगे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। ये सबसे पहले होता है जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे आता है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रैवल कर सकता है। और ये जो है वो वाइब्रेट करता है पैरेलल टू द डायरेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल। सेकेंडरी वेव जो है ये भी एक बॉडी वेव्स का ही वेव है, मतलब बॉडी वेव के अंदर ही आता है ये। और ये जो है ये ट्रांसवर्स है, जबकि प्राइमरी वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल था, ये जो है ट्रांसवर्स है। और लाइट वेव
इसमें आ जाएगा, इसमें टाइम लैग होता है क्योंकि ये पहले आता है, प्राइमरी वेव जो है वो यहाँ पे पहले आ जाएगा सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन ये जो है इसमें टाइम लगता है, ये बाद में नोटिस किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सेकेंडरी वेव, ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करता है, अनलाइक प्राइमरी वेव्स के जैसे, जो कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में करता है, और इसका वाइब्रेशन जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। उसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ वेव के बारे में, जिसको हम सरफेस वेव बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि इससे पहले हमने जो ऊपर देखा था वो बॉडी वेव्स था, लेकिन ये जो रेली वेव भी इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ वेव को, तो ये जो है ये सरफेस वेव है, ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है, इसका फ्रिक्वेंसी लो होता है लेकिन वेवलेंथ हाई होता है। तो वेवलेंथ हाई की वजह से ये काफ़ी डिस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे क्रिएट करता है, और ये भी ट्रांसवर्स जो है वाइब्रेशन करता है, ओके। वेनेजुएला में एक एंजल वाटरफॉल है, उसके बारे में देखेंगे तो इट इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन साउथ अमेरिका इन वेनेजुएला, जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल, ओके। उसके बाद हम फ्लड प्लेन देखेंगे, तो यहाँ पे जो रिवर्स हम देख रहे हैं किस तरह से रिवर्स जो है यहाँ पे घूमते हुए आ रही है, तो ये जो घुमावदार है ये मेंढर बनाता है, और इसके साथ में जो आसपास के यहाँ पे जो डिपोजिशन होता है वो लेवीज बन जाता है, और ये जो मूवमेंट है रिवर का, ये कई बार जो है अपने कोर्स को, अपने जो दिशा है वो यहाँ पे चेंज कर लेता है, और कई बार इस तरह का जो है ऑक्सबो लेक बना देता है। तो ये सब फ्लड प्लेन्स में देखने को मिलता है। लेवीज के बारे में हमने देख लिया, द रेज्ड बैंक आर लेवीज, तो जो भी यहाँ पे उठ जाते हैं, जैसे नदी बह रहा है और फिर बहते 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 जो उसका कोर्स है वो यहाँ पे बदल गया, तो ये जो ऊपर उठे हुए जो पार्ट होते हैं उसको लेवीज बोलते हैं। सी केव्स क्या होता है, तो इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक्स एट द रॉक एंड क्रैक्स डेवलप, सो दीज हॉलो लाइक केव्स आर कॉल्ड सी केव। तो जो सी वेव होता है वो बार बार जो है स्ट्राइक करता है रॉक पे, और उससे जो बहुत सारे क्रैक बन जाते हैं, और इस तरह के क्रैक को हम सी केव बोलते हैं, ठीक है। सी आर्क के बारे में देखेंगे, तो एज दीज कैविटीज बिकेम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ रिमेन केव्स आर लेफ्ट कॉजिंग द सी आर्क। तो सी आर्क जो होता है, कई बार जो वही पत्थर जो सी केव वाला होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा बन जाता है, कैविटी नीचे से टूटते जाता है टूटते जाता है, उसके बाद जो सिर्फ रूफ जो है वो यहाँ पे बचता है, तो उसी को सी आर्क बोलते हैं। नाउ अब देखेंगे स्टैक्स क्या होता है, तो फर्दर द इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट कॉजिंग द स्टैक्स। तो वही जो पत्थर है, सबसे पहले तो वो सी केव बनाता है होल बन के, फिर वो होल बड़ा हो जाता है, सिर्फ ऊपर का जो पार्ट बचता है वो सी आर्क बनाता है, और फिर बाद में जो है रूफ भी टूट जाता है और सिर्फ जो है वॉल ये यहाँ पे बचता है, उसको स्टैक्स बोलते हैं। चैप्टर 4 एयर के बारे में देखेंगे, तो कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हम देख लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन का कॉम्पोजिशन कितना है, तो 78% है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93% एंड अदर्स 0.04। तो ध्यान देंगे कि आर्गन का जो कॉम्पोजिशन है ये CO2 से ज़्यादा है, 0.93 है परसेंट, ठीक। कोल्ड एयर जो होता है वो डेंस होता है और हेवी होता है, इसीलिए नीचे हो जाता है। वार्म एयर जो है ऊपर हो जाता है। अगर हम रूम में देखा जाए, एक रूम में कोल्ड एयर और वार्म एयर को भर दिया जाए, तो जो सबसे नीचे होता है वो यहाँ पे होता है कोल्ड एयर, और जो ऊपर चला जाता है वो होता है वार्म एयर, क्योंकि जो कोल्ड एयर होता है वो काफ़ी डेंस होता है, इसकी वजह से, इसके वजन की वजह से ये सिंक्स डाउन हो जाता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर जो कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, और वो 13 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से 13 किलोमीटर ऊपर तक ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है। जितने सारे वेदर फेनोमेनन होते हैं वो इसी लेयर में होता है एटमॉस्फेयर के, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में। और ऑक्सीजन वगैरह हम सांस लेते हैं ये सब भी यहीं पे होता है, मतलब बायोस्फेयर हम बोल सकते हैं, जो भी जीव प्राणी वगैरह रहते हैं यहीं पे रहते हैं। सेकेंड में स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर तक, यहाँ पे कोई भी वेदर फेनोमेना नहीं होता है, किसी तरह का जो है यहाँ पे फॉग वगैरह ये सब कुछ नहीं होता, इसीलिए ये आइडियल होता है एरोप्लेन्स के लिए। यहाँ पे एरोप्लेन्स उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, और यहाँ पे एक ओजोन लेयर भी पाया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है, अर्थ के जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे होते हैं उसको यहाँ पे रोकता है, ये ट्रैप कर लेता है और फिर रिफ्लेक्ट कर देता है, ताकि अर्थ के ऊपर जो है किसी तरह का जो है अल्ट्रावायलेट रे ज़्यादा ना पड़े। तो ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। थर्ड लेयर, ये 80 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ मेसोस्फेयर है, ठीक है। और मेसोस्फेयर में क्या होता है कि जो भी मेटेरियाइट्स होते हैं, जो मेटेरियोराइट होते हैं, ये यहाँ पे बर्न हो जाते हैं,
क्योंकि कई बार जो है मीटियोर्स जो हैं वो टूट के आते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में और वो मीटियोराइट बन जाते हैं, तो फिर यहीं पे जलते हैं ये मेसोस्फेयर में। फिर थर्मोस्फेयर जो होता है वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, 80 to 400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और जितने सारे जो रेडियो ट्रांसमिशंस होते हैं वो यहाँ पे थर्मोस्फेयर में होता है। और एक्सोस्फेयर जो कि आउटर लेयर ऑफ द अर्थ है, इसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम से ये बना होता है। और ये काफ़ी थीन एयर यहाँ पे होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता, सब कुछ ख़त्म रहता है, ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम पाया जाता है यहाँ पे। और फिर एक्सोस्फेयर के ऊपर जो है कर्मन लाइन होता है, द आउटर लेयर बियॉन्ड दैट एक्सोस्फेयर इज कॉल्ड कर्मन लाइन, और वहीं से जो है स्पेस स्टेशन वगैरह वहीं पे रहता है, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट या जो भी हम बोलते हैं ये सब। एयर प्रेशर के बारे में बात किया जाए तो एयर प्रेशर के लिए यहाँ पे दो तरह का वेदर होता है, जैसे वेट वेदर और क्लियर वेदर। तो अगर क्लियर वेदर है तो लो टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, लेकिन अगर बारिश जैसा मौसम है तो प्रेशर हमेशा लो होता है, तभी बारिश बनता है। ठीक है, तो लो प्रेशर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनी सीजन, और जब लो प्रेशर होगा तो टेम्परेचर हाई होगा और फिर जो है यहाँ पे बारिश होगी, तो इसके वजह से यहाँ पे वेदर जो है वो काफ़ी यहाँ पे वेट हो जाता है। एंड क्लियर वेदर में वही उसका उल्टा हो जाएगा कि प्रेशर हाई हो जाएगा, बारिश नहीं होगी और टेम्परेचर लो बना रहेगा। विंड के बारे में देख लेते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे विंड्स के बारे में, यहाँ पे परमानेंट विंड है, जैसे ट्रेड विंड्स होते हैं, वेस्टर्लीज होते हैं, ईस्टर्लीज होते हैं, ये सब परमानेंट विंड होता है। कुछ सीजनल विंड होते हैं, जैसे जो डायरेक्शन वगैरह चेंज करते हैं, जैसे मानसून विंड जो कि अपने डायरेक्शन को हमेशा चेंज करते रहते हैं, तो उसको वहाँ पे सीजनल विंड बोला जाता है। ठीक है, फिर लोकल विंड्स होते हैं, जैसे कुछ पर्टिकुलर पीरियड में वो बहते हैं, जैसे लू वगैरह हो गया, लैंड एंड सी ब्रीज को इंडिया में लू बोला जाता है, तो इस तरह से लोकल विंड्स होते हैं। हरमटान हो गया। ठीक है, फिर रेनफॉल के बारे में हम देखेंगे, तीन तरह का रेनफॉल होता है। एक होता है साइक्लोनिक। तो साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होता है कि जो कोल्ड एयर होता है जो कि काफ़ी यहाँ पे भारी होता है वो यहाँ पे नीचे चला जाता है, जो वार्म एयर होता है वो ऊपर चला जाता है, और इसके वजह से जो है वो बारिश होती है, एंड देन ये होता है साइक्लोनिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक, तो जो भी माउंटेन से टकरा के हवा जो है वो वापस आती है एंड देन उसके वजह से रेनफॉल होता है, दैट इज़ कॉल्ड ओरोग्राफिक। और कन्वेक्शनल होता है कि भाई वार्म एयर जो है वो ऊपर उठ गया, उसके वजह से जो है कन्वेक्शन, जो भी कन्वेक्शनल फोर्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रेनफॉल करवाने के लिए। तो तीन तरह का रेनफॉल है, साइक्लोनिक, ओरोग्राफिक एंड कन्वेक्शनल। चैप्टर 6, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो यहाँ पे ब्रोमी लैड एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसका मतलब होता है स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि अपने पत्तियों में पानी को एकत्रित करते हैं, जिसको होते हैं हम ब्रोमिलैड्स। मलोका, मलोका होता है अपार्टमेंट लाइक हाउसेज विथ स्टीपली स्लैंटिंग रूफ इन अमेजन रेन फॉरेस्ट एरिया। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट में जब आप जाएंगे तो इस तरह के जो अपार्टमेंट होते हैं, घर बनाए होते हैं, ठीक है, उसके जो रूफ होते हैं वो इस तरह से स्टीप होते हैं और स्लैंट झुके होते हैं, तो उसको बोला जाता है मलोका। तो इस तरह से एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा कि ब्रोमिलैड क्या होता है, मलोका क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमें जानना, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।